सर, मैं आनंद कृष्ण और अर्चना जी ने मुझे यहाँ आप सभी के बीच में आमंत्रित किया है। कुछ चर्चा करूँगा, कुछ बातचीत करूँगा और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाता हूँ, कई जगह पर जाता हूँ और मोटिवेशन की बात तो करता हूँ कम से कम। उसके बाद में यदि किसी को कोई बात अच्छी लगती है और जब वो बताते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो यदि मान लीजिए मैं किसी तरीके से आपको मोटिवेट कर रहा हूँ तो आपके द्वारा दिए गए जो फीडबैक हैं उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मित्रों, हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, जिस समय में जी रहे हैं, ये समय वास्तव में ऐसा समय है जबकि जैसे अभी सर एक हाइब्रिड बात कही उनने, एक ऐसा ही हाइब्रिड समय में हम लोग भी जी रहे हैं। ये समय एक साथ बहुत सारी चीज़ों का है, संघर्ष का समय भी है और ये समय उपलब्धियों को अर्जित करने का समय भी है और यही समय हमारे आने वाले समय के जो संघर्ष हैं या आने वाले समय के जो संतरास हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनके बारे में चिंतन करने का भी समय है। और इन सब के साथ साथ में मित्रों एक खास चीज़ ये और है कि हम लोग सब एक ऐसे समय में भी जी रहे हैं जो कि वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चोट भी पहुंचा रहा है और कहीं ना कहीं समर्थन भी दे रहा है। मैंने आपको कहा कि हम लोग एक हाइब्रिड समय में रह रहे हैं। आज का समय ऐसा है जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ बराबर से चल रही हैं। इस तरह हम लोग बोलते हैं कि निदा फाजली का एक शेर है, वो ध्यान आ गया कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिरकार है क्या। तो मतलब यहाँ आप लोगों को कोई बात अच्छी लगे तो थोड़ा सा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। और यही स्थितियाँ आज के समय में सभी हम लोगों के सामने हैं। हम जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक हाइब्रिड समय में है। हाइब्रिड समय इस चीज़ के लिए भी है कि हमारे पास में अब संसाधन काफ़ी है, बहुत सारे संसाधन हैं। एक समय हुआ करता था जब हमारे पास में हमारे जो पेरेंट्स हुआ करते थे या हमसे थोड़ी सी पहले वाली जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी के पास में सीमित संख्या में संसाधन थे, सीमित संख्या में उनके पास में ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती थी और बहुत सीमित साधनों में वो लोग रहने के लिए विवश थे। विवश शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग विवश थे। विवश का मतलब है वो लोग मजबूर थे कि उतने ही कम साधनों में रहना है। कारण उसका ये था कि उनके पास में आय कम थी, उनके पास में आय प्राप्त करने के जरिए कम थे और उसके बाद में उनके पास में जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। एक परिवार में 8-8, 6-6, 7-7, 8-8 भाई बहन हुआ करते थे। यदि सबसे बड़ा यदि कोई भाई है या सबसे बड़ी कोई बहन है, उसके ऊपर तो पूरे छोटे भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी होती थी। उसकी आधी ज़िंदगी उन्हीं लोगों को संभालने में निकल जाती थी। इस प्रकार की सारी चीज़ें होती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली, केवल एक भाई, एक बहन, 2 बच्चे, 1 बच्चा और वो अकेला है। सारा माँ बाप का पूरा प्रेम जो है उसी एक के लिए, माँ बाप की पूरी जो विरासत है वो पूरी उसी के लिए। तो उसके पास एक बनाया एक स्टेबिलिटी उसको मिलती है। हम लोगों की जनरेशन के पास में वो स्टेबिलिटी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज की जनरेशन को हम लोग, अपनी जनरेशन को, अपने बाद वाले बच्चों को हम लोग एक स्टेबिलिटी देते हैं। ये स्टेबिलिटी देने के लिए हम लोग कहाँ से सक्षम हो सके? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को इस योग्य बनाया, हम लोगों ने संघर्ष किए हैं, हम लोगों ने बहुत मेहनतें की हैं और उस मेहनत को करने के बाद में हम लोग इस लायक हुए हैं कि हम लोग आज अपनी अगली पीढ़ी को कुछ दे सकने के लिए काबिल हो सकें। मित्रों, हम सभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी 40 से अधिक उम्र के लोग हैं हम, और ये एक उम्र का ऐसा दौर होता है जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, जब हमारे ऊपर कई सारी चीज़ें भी होती हैं और यही वो समय होता है जब हम स्वयं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना भी कर रहे होते हैं। हम ऐसी उम्र में पहुंच चुके होते हैं जब हम या तो किसी न किसी तरह से जो हमारी सामान्य बीमारियां हैं, सामान्य जो रोग हैं या सामान्य जो शारीरिक तकलीफें हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम जुड़ चुके होते हैं या जुड़ने वाले होते हैं और वो बिल्कुल आ चुकी होती हैं हमारे दरवाजे तक। तो पहली आवश्यकता तो ये है कि हमको अपनी शारीरिक जो क्षमताएं हैं, शारीरिक जो स्थितियां हैं, मानसिक स्थितियां, भावनात्मक स्थितियां हैं, यही समय ऐसा आता है जबकि हो सकता है हमारे बच्चों की शिक्षा या उनकी विवाह शादियों की भी समय हो रहा होता है।
उनके बारे में भी हमको सोचना होता है, और हम उनके बारे में भी जब सोच रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि आखिरकार इनके लिए कैसे क्या कर सकें, हम क्या अच्छा कर सकें। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें हमारे ऊपर एक टेंशन होता है, और इसके बाद में अपने खुद के आने वाले भविष्य के बारे में भी हमें सोचना होता है। तो ये सारी, लेकिन अब इन सारी की सारी विसंगतियों और सारे विद्रूपों के बाद में एक बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास में ये होता है कि हमारे पहले वाली जो जनरेशन थी, वो जनरेशन में और हम में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो जनरेशन स्वास्थ्य की दृष्टि से, मित्रों स्वास्थ्य की दृष्टि से कह रहा हूँ मैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोगों की अपेक्षा थोड़ी सी कमज़ोर थी। कमज़ोर ऐसी थी कि 50-60 साल की उम्र तक पहुँचते तक वो बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच चुके थे, कहना चाहिए बहुत कमजोर अवस्था में पहुंच चुके थे। हम लोगों के साथ में ये है कि आज की तारीख में 60 वर्ष का व्यक्ति जब रिटायर हो रहा होता है, आप लोगों के सामने आते होंगे कई लोग ऐसे 60 साल की उम्र हुई, सर हम सुपर एडमिशन हो गया हमारा, अब हमें रिटायर होना है, और रिटायर होने वाले हैं, लेकिन वो व्यक्ति लगता ही ऐसा है कि ये रिटायर हो रहा है, इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी जो इसको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये सोचा जा सकता है कि भाई इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी, इसी कारण इसको नौकरी से निकाला जा रहा है और ये वैसे ही बोल रहे हैं कि हम रिटायर होने वाले हैं। तो और उसके बाद में भी वो काफ़ी सारे काम कर सकता है। लेकिन पहले का जो समय था उसमें तो आदमी रास्ता देखता था, भैया रिटायर होना है, रिटायर होने के बाद घर में बैठ जाएं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करने में घर में बैठ जाएं, क्योंकि उसको आराम करने की जरूरत होती है। लेकिन हम लोग अब इस उम्र में हैं, जैसे रिटायर होने के बाद में, आप मैडम ने अभी मुझे बताया, मैडम रिटायर होने के बाद में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, सर भी रिटायर होने के बाद में काम कर रहे हैं। तो आप हम सभी लोग, मैं खुद अगले साल सितंबर के महीने में मैं भी रिटायर होने वाला हूँ, और रिटायर होने के बाद में निश्चित रूप से मुझे मालूम है कि मैं रिटायर होने के बाद में घर में नहीं बैठ पाऊंगा, मैं रिटायर होने के बाद में खाली नहीं बैठ पाऊंगा, हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो हम तमाम किस्म की शारीरिक समस्याओं का सामना करते हुए भी, अब इतने एक बिल्कुल देशी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, हम इन तमाम किस्म की शारीरिक समस्याओं का सामना करते हुए हम लोग इतने मट्ठर हो चुके हैं कि अब ये शारीरिक समस्याएं जो है वो अपनी जगह हैं, और हमारी मेहनत, हमारा श्रम या हमारी जो जिजीविषा है वो अपनी जगह है, हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो मित्रों, आप सबकी इस जिजीविषा के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं पॉजिटिविटी की बात करता हूँ, सकारात्मकता की बात करता हूँ। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता वो जिंदगी का सबसे बड़ा और मुझे लगता है कि सबसे पहला सूत्र होना चाहिए। हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हमारे अंदर यदि पॉजिटिविटी है, रचनात्मकता है और सकारात्मक सोच यदि है हमारे पास में, तो हम किसी चीज़ को काम कर पाएंगे। मित्रों, हमारा शरीर जो है, हम खुद जो हैं, हम एक कंप्यूटर के समान होते हैं। आप सभी कंप्यूटर का इस्तेमाल आप सभी लोग करते हैं आजकल। कंप्यूटर का इस्तेमाल, कंप्यूटर में तो मोबाइल का इस्तेमाल तो हम लोग सभी करते ही हैं। ये सारे मोबाइल जो हैं, ये भी एक तरीके के कंप्यूटर ही हो चुके हैं आजकल के। ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता, आपको उसमें फीड करना पड़ता है, आपको उसको सिखाना पड़ता है, आपको उसको बताना पड़ता है, आपको उसकी प्रोग्रामिंग करना पड़ती है। मित्रों, यही प्रोग्रामिंग हमारी भी हुई है, बचपन से हुई है। हम जब पैदा हुए थे, जन्म हुआ था हमारा, उसके तुरंत बाद से हमको बोलना शुरू कर दिया, हमारे सामने बोलना शुरू कर दिया जाता था, हमारे सामने विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाली जाना शुरू की जाती थी, और ये कहा जाता था कि हम वो जो छोटा सा बच्चा है, 2 महीने का 3 महीने का जो छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे से अपेक्षा की जाती थी कि ये इन आवाज़ों को पहचाने, इन आवाज़ों का विश्लेषण कर ले, और विश्लेषण करके निष्कर्ष भी निकाल ले कि ये आवाज़ किसकी है, पापा की आवाज़ है, ये आवाज़ मम्मी की आवाज़ है, ये आवाज़ अमुक चीज़ की आवाज़ है। ये सारे के सारी प्रोग्रामिंग हम बच्चे को शुरू से करना शुरू करते हैं, और वो प्रोग्रामिंग हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है, पूरी ज़िंदगी भर तक चलती है। और उस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कुछ पुराने सॉफ्टवेयर हमारे निकलते जाते हैं, और कुछ नए सॉफ्टवेयर या कुछ नए प्रोग्राम जो हैं, कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर और जुड़ती जाती हैं। तो ये जुड़ते जाने के अलग अलग चरण होते हैं। हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, वहाँ हमारी पढ़ाई एक अलग तरीके से होती है। उसके बाद जब आप मिडिल स्कूल में आते हैं, 6वीं क्लास से 8वीं क्लास के बीच में आप जो भी कुछ पढ़ाई कर रहे हो, 10वीं क्लास तक आप जो कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप एक अलग तरीके की पढ़ाई कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो 5वीं क्लास तक आपने जो कुछ पढ़ा है, उसकी केवल बेसिक बुनियादी फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो लेकर के आप 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक आती हैं। 10वीं क्लास के बाद आगे जाने के बाद यहाँ इन 10 सालों में आपने जो भी कुछ पढ़ा था, उन 10 सालों के पढ़े हुए का एक बेसिक फंडामेंटल हिस्सा लेकर के आप 11वीं और 12वीं कक्षाओं में की पढ़ाई करते हैं। और 11वीं 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई करने के बाद में यहाँ तक का आपने जो भी कुछ फंडामेंटल, देखिए सिर्फ फंडामेंटल चीज़ें सीखी आपने,
आपने आज आप सभी ने यदि आप मैथमेटिक्स साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, आपने कैलकुलस पढ़ी होगी, आपने स्टैटिस्टिक्स डायनामिक्स पढ़ी होगी, लेकिन आपको कितनी चीजें याद है उसमें से? आपने इलेक्ट्रिकल यदि आप यदि इंजीनियरिंग साइड के होंगे, आपने इलेक्ट्रिकल पढ़ी होगी, आपने कितनी चीजें याद है? आपको यदि ज्यादा से ज्यादा यदि आपको यदि न्यूटन का यदि नियम पूछा तो केवल न्यूटन का केवल तीसरा नियम हो सकता है याद हो। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है, केवल एक ये नियम यदि याद होगा तो होगा, लेकिन ये तीसरा नियम है। इसके पहले न्यूटन के 2 नियम और भी हैं, वो 2 नियम नहीं होंगे याद आपको। क्यों? क्योंकि वो आपने पढ़े, आपकी पढ़ाई हुई, आपने उनको पढ़ लिया, आपने उनका व्यवहारिक तरीके से आपने इस्तेमाल किया, और उसके बाद में फिर आप क्या करते हैं, उसको आपने आगे बढ़ गए, आप उस चीज से आगे बढ़ चुके हैं, आपने वहां तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आप अगली सीढ़ी पर, जब आप अगली सीढ़ी पर पहुंच गए तो आपको अब नीचे वाली सीढ़ी की जरूरत नहीं होगी। हमारी असल में शिक्षा पद्धति में एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी जो कमी है, वो कमी ये है कि हमने किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को हमने केवल पढ़ाई का या परीक्षा पास करने का माध्यम समझा। हमने पढ़ाई को या जो भी हमारे कोर्स रहा है, उस कोर्स को हमने जिंदगी से जोड़ करके नहीं देखा। मित्रों, मैं आपको पॉजिटिविटी की बात कर रहा था, और मैं वो पॉजिटिविटी आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स की एक बहुत पुरानी चीज़ से आप लोगों को याद भी दिलाता हूँ, आप लोगों को रिकॉल भी कराता हूँ, और वहाँ से मैं आपको एक पॉजिटिविटी का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा। मित्रों, आप सब लोगों में से ये बताइए, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी 5वीं क्लास, 6वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास तक सबने गणित पढ़ी होगी, आप सबने गणित पढ़ी होगी, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। हम लोग एक संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपने सबने 10th क्लास तक गणित पढ़ी होगी। 10th क्लास तक की गणित में हम लोग जब नंबर वगैरह पढ़ते थे, संख्याएं जब पढ़ते थे, तो हिंदी माध्यम के जो लोग थे उन लोगों ने पढ़ा होगा, एक चीज होती थी, वो कहलाती थी संख्या रेखा। मित्रों, संख्या रेखा, याद है किसी को? संख्या रेखा याद है? नंबर लाइन याद है आप लोगों को? किसी को याद है? आप लोगों को किसी नहीं याद? चलिए मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो देखिए, मैंने आपको बताया, हमने पढ़ाई कर ली, परीक्षा पास कर ली, परीक्षा पास करने के बाद हमने उसको अलग कर दिया, लेकिन उसको जिंदगी से नहीं जोड़ा गया था, हम उसको जिंदगी से जोड़ के देखते। देखिए, आप लोग अभी याद करेंगे, और अब आपको जिंदगी भर तक, अब आपको हमेशा, आज आप जब ये संख्या रेखा यहाँ से पढ़ के जाएंगे, उसके बाद में आपको लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर तक आपको संख्या रेखा याद रहेगा। ये एक लाइन है, गणित में का हिस्सा है वो, उसमें एक रेखा जो होती है, लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में कहा जाता है, उसका एक्सपेंशन दोनों साइड में इन्फिनिटी तक होता है, अनंत तक होता है। ये उसकी कुछ क्वालिटीज है, इसलिए ये दोनों तरफ एरो लगी, ये दोनों तरफ अनंत, यहाँ भी अनंत तक जा रही है, इस तरफ भी अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। इसमें हमने एक पॉइंट बनाया, एक फिक्स पॉइंट बनाया, ये एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट का नाम हमने रखा जीरो। इस फिक्स पॉइंट पर है जीरो। और संख्या रेखा में क्या होता था, यहाँ पर होता था 1, यहाँ होता था 2, यहाँ होता था 3, यहाँ होता था 4, और ये ऐसे संख्या आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, इस तरफ वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर होता है -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, और ये इस तरीके से इस तरह बढ़ती जाती है। ठीक है, संख्या रेखा की क्वालिटी ये होती थी कि इसमें यहाँ से इस तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते आते हैं, वैसे वैसे ये नंबर बढ़ते आते हैं, और जहाँ जैसे जैसे आप इस तरह बढ़ते आते हैं, तो ये माइनस वाले नंबर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी होती है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर मेरे से चित्र अच्छे से नहीं बनता, केवल आप इसको उस रूप में समझिए। तो ये एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, जीरो पर खड़ा हुआ है। अब ये देखिए, इसके पास में ये हमने अभी केवल इस व्यक्ति को बताया हुआ है। अब ये देखिए, ये कौन सी साइड है? प्लस साइड। ये कौन सी साइड है? पॉजिटिव प्लस वाली साइड है। और ये कौन सी साइड है? माइनस वाली साइड है। ये कौन सा हाथ है? इसको बोला जाता है हमें क्या? राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड। ये कहला ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। ये यहाँ पर ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव नंबर आते जा रहे हैं, यहाँ पर सारे नंबर नेगेटिव नंबर आते जा रहे हैं। ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। जैसे जैसे आप इस तरह बढ़ते जाएंगे, आपके ये वाले नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप इस तरह बढ़ते जाएंगे, आपके ये वाले नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू होती पॉजिटिविटी की जो कंसेप्ट है वो यहाँ से शुरू होती है। आप यहाँ पर खड़े हुए, आप यदि यहाँ से इस तरफ को मूव करते हैं तो आप पॉजिटिव, आपके पास पॉजिटिविटी होगी, आपके पास सकारात्मकता होगी, और इसीलिए आप इस तरफ बढ़ते हैं तो वो ये क्या है, राइट है, राइट होगा। इस तरफ बढ़ना ही राइट होगा, इसलिए आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तो ही आप राइट होंगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी आप राइट नहीं होंगे। राइट मतलब सही भी होता है। बहुत बढ़िया। और इस तरह से यदि आप बढ़ेंगे तो आप माइनस होंगे, नेगेटिविटी होगी, और इसको क्या करना चाहिए, लेफ्ट कर देना चाहिए, लेफ्ट वाला छोड़ देना चाहिए, लेफ्ट वाला छोड़ देना। तो ये है नंबर लाइन। ये नंबर लाइन मैथमेटिक्स 6वीं क्लास 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है, लेकिन 5वीं क्लास के बच्चों को आपने पढ़ा दी, बच्चों ने पढ़ ली, बच्चों ने परीक्षा दे ली, बच्चे परीक्षा पास करके निकल गए और उसके बाद वो भूल गए। लेकिन आप यदि ऐसे बताएंगे, ये बताएंगे, तब जाकर के बच्चों को मालूम चलेगा कि नंबर लाइन होती क्या चीज़ है। नंबर लाइन आपको पूरी जिंदगी का सारा सच बता रही है, सारी जिंदगी का यथार्थ बता रही है कि यदि आपको पॉजिटिविटी चाहिए है तो ही आप राइट हैं। आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए शरीर जरूरी चीज ये है कि आप खुद ही नेगेटिविटी को छोड़िए, लेफ्ट, इसीलिए उसको लेफ्ट साइड में रखा गया है। और ये सारे के सारे नंबर देखने में बड़ा ही बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, -4, बट इट इज लेस देन 1, इट इज लेस देन 0। -4 दिखने में भले ही बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, अरे -4, -100 वो तो और भी छोटा हो जाएगा, -1000 वो तो और छोटा नंबर हो जाएगा। जैसे जैसे आप नेगेटिविटी गेन करते जाएंगे आप और छोटे होते जाएंगे, जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी गेन करते जाएंगे वैसे वैसे आप और ज्यादा बड़े होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आपका आकार बढ़ता जाएगा, आपका अस्तित्व बढ़ता जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज है। ये है जिंदगी का सूत्र, जिस सूत्र से हम एक जिंदगी का यथार्थ समझ सकते हैं। ये हमारी 5वीं क्लास की गणित में पढ़ा दिया गया है, लेकिन हमने उसको केवल एक विषय के, एक कोर्स के, एक सब्जेक्ट के रूप में या एक टॉपिक के रूप में पढ़ दिया। याद मित्रों, यदि आपके पास समय हो तो एक छोटी सी चीज के बारे में और बात करूंगा, फिर उसके बाद में यदि आपके कोई सवाल हो या आपके कोई प्रश्न हो तो उनके बारे में बात करूंगा। एक छोटी सी चीज और बताता हूँ आपको इसी गणित को लेकर के, क्योंकि देखिए, और मुझे मैडम ने कुछ बताया नहीं था कि कार्यक्रम किस प्रकार का है, मुझे क्या करना है। इन्होंने कहा था आप आइए, मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, आप आइए, मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा और अपनी चर्चा करेंगे। तो अब मेरे मन में या आते समय में या यहाँ बैठे हुए में भी मेरे मन में या मेरे दिमाग में किसी प्रकार का कोई वो नहीं था, कोई खाका नहीं बना हुआ था कि मुझे क्या बोलना है, किस बारे में बात करना है आप लोगों से। और उसके बाद में फिर वो अभी जो सर थे तो सर और वो योजनाओं के बारे में बता रहे थे, तो तब तो फिर भी मुझे और भी मैं अपने आप को कंसंट्रेट नहीं किए हुए था, इसलिए मैं रैंडमली जो कुछ आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने कौन पढ़ा होगा, कौन जानते हैं जी? कौन मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, और आप लोग वो चीजें याद दिला रहा हूँ जो आपने आज से कम 25-30 साल 30-40 साल पहले पढ़ा होगा, 25-30 साल 40 साल पहले आपने पढ़ा होगा। मैं आपको उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन पढ़ा होगा? ये कहलाता है कौन, है ना? इसको तो मैंने ऐसा बनाया हुआ है, हालांकि इसका जो दूसरा वाला फॉर्मेट होता है वो वाला फॉर्मेट ज्यादा लोकप्रिय होता है, वो ये है। इसके अंदर जब आइसक्रीम वगैरह होती है तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो बहरहाल हम अभी इस कोन की बात कर रहे हैं जो मैथमेटिक्स में हुआ करता था, वो उसका शेप ऐसा होता था। ये कोन है, ये कोन है, ठीक है। अब इस कोन की खासियत ये होती है कि कोन की खासियत ये होती है कि इस कोन को आप 3 तरीके से यदि आप रखते हैं तो उसमें उसकी स्टेबिलिटी देखिएगा। एक तरीका ये है, आप यदि कोन को ऐसा रखते हैं, ये कोन यदि आपने ऐसा रखा है तो इसको आप यदि हल्का सा हिलाएंगे भी, थोड़ा बहुत मूव भी कर देंगे तो ये गिरेगा नहीं गिरेगा, ठीक है। दूसरी पोजीशन इसकी ये होती है, ये वाली। आपने इस तरीके से यदि आपने कोन को रखा हुआ है तो इस पोजीशन में यदि आपने रखा हुआ है, उसको आप थोड़ा सा भी हिला देंगे तो ये हिल करके क्या होगा, जहां पर था वहां से मूव होकर दूसरी तरफ चला जाएगा, लुढ़क जाएगा, जिसको बोलते हैं दूसरी तरफ। तीसरी पोजीशन ये होती है, यदि आप किसी तरीके से ऐसा किसी कोन को रख पाने में सक्षम हो पाए, जो धरती ये जमीन है,
इसको बजाय आप खून को ऐसा रखना है। यदि आपने ऐसा रख भी दिया, इसमें जरा सा भी हल्की सी भी हवा या जरा सा भी कुछ भी हुआ तो ये क्या होगा, ठीक है, क्लियर होगी ये बात। मनुष्य की भी ये क्वालिटी, यदि वो बेस पर, ये कहलाता है बेस, खून का बेस कहलाता है, ठीक है। यदि वो बेस पर है, यदि उसका बेस, यदि उसने बेस बना करके रखा हुआ है तो वो स्टेबल रहेगा। यदि उसका बेस, यदि उसने बेस बना करके नहीं रखा हुआ है और यदि वो साइड पे चल रहा, देखिए ये साइड है, यदि वो साइड पर है तो वो, यदि मान लीजिए एक जगह पर है तो उसको जरा सा भी कोई मूव करेगा तो वो दूसरी तरफ मूव हो जाएगा, मतलब उसके पास में खुद का चिंतन नहीं होगा, उसके पास खुद का विचार नहीं होगा, उसके पास खुद का दिमाग नहीं होगा, वो जिसने हिला दिया, जहां हिला दिया उस तरफ को मूव होगा। और तीसरी पोजीशन ये है कि यदि मान लीजिए मनुष्य वो अपने खुद के बेस पर नहीं है, वो आधारहीन है, तो वो तो जरा में कहीं भी जहां तुरंत ही गिर जाए, पहली चीज। तो इसलिए हमारे पास में एक सॉलिड बेस होना चाहिए। और मित्रों, इस बेस को ही मैं अब एक बार फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कोन बना करके। ये कोन है, ये इसका बेस है, देखिए ये इसका बेस है। जब आपका बेस, ये कोन का ये इतना जो ये जो बेस है, यदि मान लीजिए इस कोन का आपने काटा इसको, और मान लीजिए आपने इसको यहां तक पहुंचा दिया, इतना हिस्सा बचा था, इतना हिस्सा आपने रहने दिया, मतलब आपने क्या किया कि आपने कोन की बेस लाइन होती है, आपने इस हिस्से को आपने यहां तक पहुंचा। जब आप यहां तक पहुंचे तो यहां पर जाकर के बेस क्या हो गया, छोटा बेस छोटा हो गया, और ऊपर पहुंचे, यहाँ पर जाकर के और छोटा हो गया, बेस और छोटा हो गया, बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर क्या हुआ, नहीं बेस जीरो नहीं गया, यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट अकेला बचा, एक सिंगल पॉइंट बचा, ठीक है। मित्रों, जिंदगी में एक बड़ी चीज बोल रहा हूँ, आप सभी लोग, आप में से कई लोग मेरे से बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, आप सभी को प्रणाम करते हुए एक विशेष चीज ये बताना चाहता हूँ। मित्रों, जब तक आप जमीन पे अपने लोगों के साथ, जितने ज्यादा लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, आप उतने ज्यादा आप स्टेबल रहेंगे। जैसे जैसे आप बड़े बनने की कोशिश करेंगे, ऊंचे होने की कोशिश करेंगे, आपका बेस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कम होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि आप यदि मान लीजिए इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए कि आप इतने इस बिंदु तक पहुंच गए, वहां पर आप सिर्फ अकेले बचेंगे, सिर्फ एक अकेले बचेंगे, और वो पोजीशन आपकी ये होगी, वहां से आप कभी भी गिर सकेंगे। मिलके रहो, इसलिए मिलके रहो। बड़े से बड़ा बेस बना के रखिए, मित्रों को बना के रखिए, जितने अधिक Relative friends, जितने अधिक लोगों को जोड़ कर रखें, जमीन से जुड़ते रहे, जमीन से जुड़ के रहे। बहुत बढ़िया सर, आप कोई बात हो, कोई प्रश्न हो, कोई बात करने जैसे आप जुड़ गए उनसे।